Hey guys, welcome on this YouTube channel. Today we will discuss the HTET previous year paper, and today we will discuss the 2021 exam of PGT biology. So first question is testosterone is produced by. So you know that कि testosterone को हम लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं और इसी को मेल हार्मोन भी कहा जाता है। सो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है हमारी लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये हमारी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। बिसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं लेडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है और ये मेल एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए कहा गया है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करनी है। हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये कह रहा है कि जो हेट्रोजाइगस का मतलब सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, हमें पता है एक जीन के दो कंट्रास्टिंग एलील होते हैं और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये कंट्रास्टिंग ट्रेट को ही दिखाती है। ये डोमिनेंट हो गया और दूसरा हमारा यहाँ पर रेसेसिव हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रास्टिंग को दिखा रही है, तो ये बात तो हमारी सही हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। दूसरा क्या है, एक्सोक्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन बीइंग कॉज डाउन सिंड्रोम। ऐसा नहीं होता अगर आपने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पढ़ी है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर आपको पता है तो डाउन सिंड्रोम को हम 20 ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। 20 ट्राइसोमी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर जो 20 नंबर का क्रोमोसोम है और 20 नंबर क्रोमोसोम का मतलब जो ऑटोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, इसलिए ट्राइसोमी बोला है उसे, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब 2n+1 हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें कहा गया एक्सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एक्सो क्रोमोसोमल या X0 क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी किस में आती है, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में किसकी वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। यस, तो यहां से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, यही एक हमारा ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा सही ऑप्शन भी है क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। आगे की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बिल्कुल करेक्ट है। मेंडल्स के लॉ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा यही चीज हमें डिपिक्ट करता है कि किसी भी जीन के जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेशन के टाइम पे ब्लेंडिंग शो नहीं करते, उनमें किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होती। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन भी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। बिल्कुल करेक्ट है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक और उसमें भी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल। अब आपको देखो, जब भी आप ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपको एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं तो प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर टू बी पर्टिकुलर वहां पर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है ना। वैसे ये हमारे जो सिफेलोकॉर्डेट्स है इनके अंदर ब्राउन फनल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्योंकि इन सभी ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, इसीलिए मेक श्योर कि आप उनको याद करते हुए चले, ठीक है। ओके जी, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल का मतलब समझते हो कि बाहर एक्सटर्नल स्केल्स प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ पे, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेंगे, फ्रॉग तो स्केल लेस होता है, इसके अंदर तो स्केल होते ही नहीं है ना। रैबिट के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो पिजन हमारा है जिसके अंदर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़नी है, उन स्टेटमेंट का एक सेकेंड, यस, उन स्टेटमेंट का आपको स्टेटमेंट से आपको इनका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है,
ठीक है, आप यहाँ से सीक्वेंस फाइंड आउट करिए, इनको अरेंज करिए सीक्वेंस में। तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला क्या है, और ये किसके रिगार्डिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग के रिगार्डिंग। अब होता है सदर्न ब्लॉटिंग हम किस लिए करते हैं, डीएनए के लिए हम लोग करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो हमें ट्रांसपोर्ट टू मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन विद द लेबल प्रॉप सीक्वेंस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो क्या होता है, जब हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डीएनए डाइजेशन के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे हमारा सी ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमने पहले उसको रन कराया। रन कराने के बाद हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को, या जो भी हमने डीएनए लिया है वहां पर। तो उसके लिए हम उसे एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन। तो हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमें हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट मिल जाता है, एंड देन उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अपने डिजायर्ड, हम कहेंगे लेबल्ड प्रॉप सीक्वेंस है, डिजायर्ड नहीं कहेंगे, लेबल्ड प्रॉप सीक्वेंस है, हम उसका क्या कराते हैं, आगे हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए, CAB सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या गिवन है। यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपको सेलेक्ट करनी थी, तो हमने कहा था CAB सीक्वेंस, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर बहुत सारे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आपको बताने कि इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट के फोटो रिसेप्टर का एग्जाम्पल नहीं होता, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि फोटो रिसेप्टर की एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं बताती हूँ, उसके लास्ट में आपको सिन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक इन जनरल बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फोटो रिसेप्टर के लास्ट में सिन लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको हमेशा अप्लाई मत करना। तो देखो यहाँ पे साइनोप्सिन, साइनोप्सिन बेसिकली ब्लू रिसेप्टर होता है, ब्लू लाइट का रिसेप्टर होता है। आइडोप्सिन भी हमारा रिसेप्टर है, पोरफायरोप्सिन भी हमारा रिसेप्टर है, लेकिन क्लोरोकार्क्यूरिन हमारा रिसेप्टर नहीं है, ये एक पिगमेंट है एक तरीके का, ठीक है। तो ये रिसेप्टर नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। आपसे जियोलॉजिकल पीरियड के कंटेक्स्ट में करेक्ट सीक्वेंस पूछी है, आपको बताना कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है, ठीक है। तो देखो अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं याद किया है तो मेक श्योर आप याद कर ले, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पॉसिबल है, ठीक है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें पहला दिया है ट्राइसिक, जुरासिक, कर्टेशियस। ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। ट्राइसिक के बाद जुरासिक है, जुरासिक के बाद कर्टेशियस, और कर्टेशियस अभी हमारे करंटली रनिंग है। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये भी हमारा सही है। पेलियोजोइक जो पहले था, देन मीजोजोइक, देन सीनोजोइक, ठीक है। सीनोजोइक इरा, ये हमारा इरा है। ट्राइसिक, जुरासिक, कर्टेशियस, ये हमारा पीरियड का सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये हमारा इरा का सीक्वेंस दिया हुआ है। डिवोनियन, सिलूरिन, कार्बेनिफेरस पीरियड, बट इसमें सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, ठीक है। कार्बेनिफेरस, डिवोन, सिलूरिन सीक्वेंस हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, तो ऑप्शन ए 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बकेट स्टेज इज कैरेक्टर ऑफ। देखो अलग अलग स्टेजेस, मियोसिस की अलग अलग स्टेज के अलग अलग फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मियोसिस के अलग अलग स्टेज के अदर नेम को याद करके रखिए, ठीक है। जैसे पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जायगोट के अंदर आपको बाइवेलेंट देखने को मिलता है, यानी कि हमारा टेट्राड बनता है, सॉरी, ठीक है। बकेट स्टेज हमें किस में देखने को मिलेगी, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर हमें बकेट स्टेज देखने को मिलती है। क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट। एक्चुअली इस ऑप्शन के अंदर हमें 2 मैक्रो एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये आपका वैसे तो हमारा, आप चाहे तो इसमें मैग्नीशियम, अच्छा मैक्रो एलिमेंट के लिए पूछा है ना, तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम, अकॉर्डिंग टू मी कैल्शियम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। The recipient of first Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation was। पहला अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किसे मिला था, तो यहाँ से है हमारा, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेटरी नहीं है। गंगाराम बिश्नोई जी हैं जिनको पहला बिश्नोई नेशनल अवार्ड मिला था फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राइट। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक्सट्रीम जीरोफिटिक कंडीशन है। तो अगर एक ऑप्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है तो हमारा कैंप प्लांट हो जाएगा, कैंप साइकिल हो जाएगी। ऑल दो टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर हमें C4 साइकिल भी देखने को मिलती है, कैंप साइकिल भी देखने को मिलती है। तो ये आपके आंसर की पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन उन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया है, बट अगर इसमें एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो हम कैंप साइकिल के लिए जाएंगे। इफ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोला है, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्यूशन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, देखो वाटर पोटेंशियल मूव करता है अपनी डिफ्यूजन प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां लो टू हाई मूव करेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का कम है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर का पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। What was present in the milk of first transgenic cow Rosie? जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी है ना, उसको हमने इस तरीके से ट्रांसजेनिक बनाया था कि वो ह्यूमन का जो मिल्क होता है उसका कंपोजिशन उसके मिल्क में प्रेजेंट हो, यानी कि जो ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन वो उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने ह्यूमन मिल्क की प्रॉपर्टी रोजी के मिल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए ही रोजी को ट्रांसजेनिक बनाया था। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो है उसी के लिए हमारी जो रोजी थी वो ट्रांसजेनिक थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार रीजन इज, पार रीजन का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन का मतलब ऑब्वियस सी बात है आपके प्लांट जो है वो सारी की सारी यूवी रेज को, सॉरी सारी की सारी सन रेज को, रेडिएशंस को यूज नहीं करते फॉर देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ठीक है, उसके लिए उनके पास एक रेंज है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की इस रेंज के अंदर जो हमारी रेडिएशंस होगी उसी को फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। तो पार रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि कौन सा फ्लावर है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है आप उसको ऐसे क्लीव करोगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। रेडियल का मतलब आप किसी भी प्लेन में क्लीव करो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको इतना सा भी पता है ना तब भी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। तो सनफ्लावर हमारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें रेडियल बायलेटरल दोनों सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। इन पेट्रोमायोजोन क्या स्पेसिफिक टाइप का फीचर है जो हमें देखने को मिलता है, लिवर इज टेट्रालोब, ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, नहीं। हिपेटिक पोर्टल वेन इज एब्सेंट, नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है कि पेट्रोमायोजोन में जो हमें पीकुलर फीचर देखने को मिलता है वो ये है कि वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कॉल्ड। ओरिएंटेशन की जब आप बात करते हैं और मेमोरी बेस्ड ओरिएंटेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं नीमोटेक्सिक, ठीक है, नीमोटेक्सिक होता है। एम से याद रख सकते हो आप थोड़ा सा बस इसको याद रखने के लिए, नीमोटेक्सिक का मतलब मेमोरी बेस्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म इज, हुकवर्म का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है। देखो जो हमारी वर्म्स होती है ना, जो पैरासिटिक नेचर होता है इनका, इनके अंदर मल्टीपल लार्वल स्टेज होती है, उसमें कुछ हम और इनमें मल्टीपल होस्ट भी होते हैं, कुछ के अंदर 2 होस्ट होते हैं, किसी में 3 होस्ट होते हैं। तो हुकवर्म की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है कौन सा लार्वा होता है, तो इसमें फिलेरिफॉर्म लार्वा हुकवर्म का इन्फेक्टियस है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मॉस्क्यूटो, मेल मॉस्क्यूटो के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है। आपको अगर याद हो तो फीमेल एनाफिलीज जो होती है हमारी वो मलेरिया कॉज करती है, राइट। ऐसा क्यों हमने बोला, फीमेल को ही क्यों पर्टिकुलरली हमने बोला, क्योंकि मेल जो होते हैं वो ब्लड सक नहीं करते, फीमेल को अपनी एग की मैच्योरेशन के लिए कुछ ह्यूमन ब्लड के प्रोटीन चाहिए होते हैं, इसीलिए वो ह्यूमन ब्लड को सक करती है ना। तो इसीलिए आप देखोगे मेल मॉस्क्यूटो को ब्लड तो सक कर
करना नहीं है। अब ब्लड सक नहीं करना है तो वैसी मॉर्फोलॉजी भी उसके पास नहीं होगी, है ना। तो दे आर ब्लड सकर वर्टिब्रेट, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो ब्लड सक ही नहीं करते। फीमेल मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करती है। देयर हाइपोफायरिंक्स इज लेस डेवलप एंड फ्यूज्ड विद लेवियम। ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें ब्लड सक नहीं करना है तो उनके पास वो ऑर्गन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे जो उन्हें ब्लड सकिंग में हेल्प करने वाले हैं ना। इसी हम क्या देखते हैं, देयर हाइपोफायरिंक्स इज लेस डेवलप एंड फ्यूज्ड विद लेवियम। Mandibles are needle-like and are serrated broad-saw shape, गलत। शॉ शेप तो उनके अंदर होती ही नहीं है। एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोस विद फ्यू शॉर्ट हेयर, नहीं। तो हमारे यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। Which one of the following is not form multi-male bisexual group? इनमें से कौन सा है जो multi-male bisexual group नहीं बनाता? तो इनमें से पटास मंकी हमारा ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि वो मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप नहीं बनाता। फर्टिलाइजिंग क्या है, फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन भी कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। एग टू स्पर्म इंटरेक्शन में ये हेल्प कराता है, यानी कि जब एग का स्पर्म से इंटरेक्शन होगा तो ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन हेल्प करने वाला है। तो ऑप्शन में क्या है, yes, glycoprotein is going to be the correct answer. कोप्रोफैगी मीन्स, कोप्रोफैगी सिंपल सा है, आपको पता ही होगा, कंजप्शन ऑफ फीकल मैटर। अगर फीकल मैटर को कंज्यूम किया जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म फीकल मैटर पे फीड करता है तो हम उसे कोप्रोफेगस बोलते हैं। Which of the following RNA is commonly used for phylogenetic analysis? देखो phylogenetic analysis के लिए हम लोग 16S RNA sequences को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एवोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही लेस है, यानी ये क्या है, ये कंजर्व है, और कंजर्व है तो ऑब्वियसली बात है उनको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भी उनके एंसेस्टर को ट्रेस करने के लिए 16S RNA सीक्वेंसेस आर वेरी मच सुटेबल, क्योंकि अगर ये कंजर्व है, इनमें म्यूटेशन कम हुआ है तो इनसे हमें एंसेस्ट्री का फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होगा। इसलिए जब हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो 16S RNA सीक्वेंसेस को यूज किया जाता है, यानी कि राइबोसोमल जो हमारा RNA है उसकी 16S जो सब यूनिट है उसको यूज किया जाता है। मॉन्टिरियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न विद, मॉन्टिरियल प्रोटोकॉल किससे कंसर्न है, मॉन्टिरियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन से कंसर्न है। तो जहां पे आपको डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात आ रही है वहीं पर हम मॉन्टिरियल प्रोटोकॉल के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन हो जाता है, शाइनो-डेलगार्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो ट्रांसलेशन में आपने शाइनो-डेलगार्नो सीक्वेंस पढ़ी होगी, तो ऑब्वियसली बात है कहां पर प्रेजेंट है, एमआरएनए पर, क्योंकि ट्रांसलेशन किसका होता है, एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन ही तो बनता है, अमाइनो एसिड यूनिट ऐड होगी, तो शाइनो-डेलगार्नो सीक्वेंस कहां होगी, एमआरएनए पर ही प्रेजेंट होगी। सिलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने दिया था, है ना, और इसकी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ जीनस हैज अ स्पेसिफिक नेम। बिल्कुल सही बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो एक जीनस से बिलोंग करता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा, बिल्कुल सही बात है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा। अगर डिफरेंट जेनेरा से बिलोंग हो रहा है, स्पेसिफिक नेम का मतलब उसका जो स्पेसिफिक नेम हम दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। Linnaeus used Latin for binomial nomenclature as it was a dead language. Yes, it is going to be correct. Okay, totonyms are allowed in plant and animals. नहीं, totonyms plant and animals में allowed नहीं होते। totonyms का मतलब होता है same name, यानी कि genera और specific species के लिए जब हम एक ही name को use करते हैं तो उसे हम totonyms बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 मेजर स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग। देखो जब आप कैल्विन साइकिल पढ़ते हो, कैल्विन साइकिल को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसी कैल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है, और इसी कैल्विन साइकिल के अंदर हम लोग लाइट इंटरमीडिएट यूज करते हैं। कौन से लाइट इंटरमीडिएट, एटीपी, NADPH और वाटर,
ठीक है, इन इंटरमीडिएट को यूज किया जाता है और इन द लास्ट सुक्रोज या कहीं शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला है, ये हमारा कैल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक फेज है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में हम लोग एटीपी यानी डीपीएच का प्रोडक्शन करते हैं, उसी को यूज करके बायोसिंथेटिक फेज रन होती है एंड देन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो इसमें हमारे तीन मेजर स्टेप होते हैं, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, देन उसको रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये साइकिल है तो वापस से रीजनरेट भी तो करना पड़ेगा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है रुबिस्को। अगर नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं, C3 प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मीसोफिल सेल के अंदर ये कंडक्ट होती है, यानी कि ये जो साइकिल है कहाँ पे चलेगी, मीसोफिल सेल के अंदर चलेगी। अगर बात कर रहे हैं C4 प्लांट की, तो ये कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल कहां पर चलेगी, उस कंडीशन में ये बंडल शीथ सेल के अंदर चलेगी, ठीक है, राइट। एंजाइम वही है, रुबिस्को है, लेकिन C4 के अंदर एक और एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिको एंजाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। RUBP का वापस से रीजनरेशन करना। RUBP के कंटेक्स्ट में एक्चुअली तीनों स्टेप होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, जब RUBP जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है उसमें एक और कार्बन आ जाता है, तो यहाँ पर CO2 का एडिशन होगा तो कार्बोक्सिलेशन हो गया। देन रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस क्यों होगा, इसी स्टेप के ऊपर, इसी रिडक्शन वाले स्टेप के ऊपर सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। देन रीजनरेशन होगा, यानी कि RUBP का वापस से रीजनरेशन, क्योंकि साइकिल को चलाना है ना। तो ये हमारे तीन इसमें करेक्ट स्टेप हो जाते हैं इन अ सीक्वेंस मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। अब प्लांट किंगडम की बात करते हो, आप दो ग्रुप में डिवाइड करते हो, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स होते हैं जैसे हमारा एल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया। फिनेरोगेम की बात करते हैं आप एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के लिए जाते हैं। तो वेस्क्यूलर की बात कर रहा है, तो वेस्क्यूलर में क्रिप्टोगेम्स में एक ही हमारा ग्रुप है जिसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है, उसका नाम है टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को ही हम लोग रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इन्हीं टेरिडोफाइट को हम लोग वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर पहली बार वेस्क्यूलर बंडल आए थे। यही हमारे क्या है, टेरेस्ट्रल क्रिप्टोगेम्स है, यानी कि पहली बार टेरेस्ट्रल हैबिटेट में ग्रो भी इन्हीं ने ही किया था, तो इनको टेरेस्ट्रल क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। बट इनको अपने फर्टिलाइजेशन के लिए मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, Which of the following is an example of living plant cell devoid of nucleus? ऐसी कौन सी प्लांट सेल है जो है तो लिविंग लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है ना। तो आपको, अगर आपने वेस्कुलर बंडल पढ़ा है, वेस्कुलर बंडल में हमें पता है हमारे पास जाइलम होता है, फिलोयम होता है ना। तो फिलोयम के अंदर हम एक सेल देखते हैं जिसका नाम है सीव सेल्स। इस सीव सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता बट ये लिविंग होती है, बट अभी न्यूक्लियस नहीं है तो ये अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसकी हेल्प करती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है और सीव सेल्स कंपेनियन सेल्स के साथ प्रेजेंट होती है। तो जो भी हमारा न्यूक्लियर एक्टिविटी होता है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कैरी करता है और सीव सेल्स को हेल्प करता है उसकी फंक्शनैलिटी में। इसीलिए तो उसका नाम भी क्या रखा है हमने, कंपेनियन सेल्स, जो उसका साथी सेल्स है, ठीक है, सहचर कोशिका। Next question is the cells of which of the following layer of the anther walls are multinucleated due to endomitosis? Endomitosis होने की वजह से एंथर की कौन सी वॉल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म या कहीं प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म होता है, कौन सी लेयर होती है। जब आप एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिव्स प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसी कंडीशन है, ये है बाइलोब्ड डाइथिकस कंडीशन, या कहें कि टेट्राथिकस होते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाइलोब टेट्राथिकस कंडीशन इन कंटेक्स्ट टू हमारे लोब के कंटेक्स्ट में। और यहाँ पर सेंटर माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स होती है, बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट कवरिंग हमारे यहाँ पर कितनी कवरिंग प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर हमारा हो गया
बाहर हमारा कवरिंग हो गया, एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद हमारा कवरिंग होता है, इसमें मिडिल लेयर होती है, 2 to 3 लेयर मिडिल लेयर होती है। एंड देन हमारा होता है एंडोमाइटोसिस परफॉर्म करके जो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर बनी है उसको कहते हैं टैपिटम। ये टैपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो होता है नरिशमेंट का, ये नरिश करेगी। डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टैपिटम का होता है, इसीलिए इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई, डेंस साइटोप्लाज्म होता है ताकि नरिश प्रोवाइड कर सके। बाकी जो कवरिंग है, बाहर की जो कवरिंग होती है मिडल, चाहे वो आपकी मिडल लेयर है, चाहे वो आपकी एपिडर्मिस है, वो सारी की सारी क्या काम करती है? नरिशमेंट का काम करती है। ठीक है, सॉरी, प्रोटेक्शन का काम करती है। नरिशमेंट का काम हमारा सिर्फ और सिर्फ टैपिटम का होता है। क्लियर? Okay. Moving toward our next question, that is trochophore larva appear in the development of following animal group. Trochophore larva आपको किस किस एनिमल ग्रुप में देखने को मिलता है? तो अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। एनिलिडा, मोलस्का, इक्हाइनोडर्मेटा, नहीं, हमें इक्हाइनोडर्मेटा में ट्रोकोफोर लार्वा देखने को नहीं मिलता। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इक्हाइनोडर्मेटा, अगेन इक्हाइनोडर्मेटा आ गया, यहाँ भी इक्हाइनोडर्मेटा आ गया, तो सिंपली हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एनिलिडा में हमें मिलता है, मोलस्क में मिलता है, ब्रायोजोआ के अंदर मिलता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is the result of inborn error of nucleic acid metabolism? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। inborn error of nucleic acid मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से, इनबोर्न एरर की वजह से जो डिजीज कॉज होता है वो कौन सा है? हमें याद रखना है वो हमारा लेश-निहान सिंड्रोम। लेश-निहान सिंड्रोम क्या है? एक ऐसा सिंड्रोम है जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में डिफॉल्ट होने की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइन इन स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन? आपको पता है जो टेडपोल लार्वा फ्रॉग में उसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा होता है वो रेट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फिज्म है, यानी कि बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाती है? रिग्रेस हो जाती है। जैसे कि टेल हो गया, जो टेल रिग्रेशन हो रहा होता है, फ्रॉग का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो कौन सी स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा? अब देखिए रिग्रेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर एटीपीएज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएज जो है उसकी एक्टिविटी में डिक्लाइन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रिग्रेशन प्रोसेस ऑफ टेल इनटू फ्रॉग मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मैमेलिया? कौन सी ऐसी क्लास है जो नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास है हमारी? तो ये भी अगर आपने पढ़ा है तो आई एम श्योर आप यहाँ से करेक्ट कर पाओगे। और ऑर्निथोडेल्फिया हमारा ऐसा है, ऑर्निथोडेल्फिया हमारी वो इंफ्रा क्लास है जो कि नॉन एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आती है। विच सेट ऑफ प्लांट बियर कॉर्न? अच्छा जी, प्लांट के बारे में पूछा है, कॉर्न बियरिंग प्लांट है, तो पाइनस एंड रिक्शिया, एक्विसिटम, मार्केंशिया, साइकस एंड पाइनस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। साइकस एंड पाइनस है जो कॉर्न बियरिंग प्लांट होते हैं। आगे मूव करते हैं 126 क्वेश्चन। मेटानेफ्रोस किडनीज फॉर्म्ड फ्रॉम दी, जो मेटानेफ्रोस किडनी है वो किससे बनती है? Anterior end of pleuroperitoneal cavity, middle part of intermediate coelom, posterior end of nephrogenic mesoderm. Yes, this is going to be the correct. जब मेसोडर्म से हमारा जब मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है तो हम उसे मेटानेफ्रोस किडनी कहते हैं। Anterior part of intermediate coelom, no. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हीम इरिथ्रीन क्या है? व्हाट इज हीम इरिथ्रीन? हीम इरिथ्रीन क्या है? हीम इरिथ्रीन हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीम ग्रुप नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आयरन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए डायरेक्टली ये बाइंड करता है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, प्रोटीन के साथ में। तो हीम इरिथ्रीन मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन. There is no heme in this and an iron atom are bound directly to the protein. It is present in arthropod. It is green when oxidated, pink when oxygenated. Option second is going to be the correct answer. Niacin is synthesized from. Niacin क्या है? आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक हमारा विटामिन है।
किससे सिंथेसाइज होता है, यानी कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पूछा गया है कि नियासिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या होगा। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो बहुत सारे हमारे मेटाबोलाइट्स के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, एंड नियासिन इज वन ऑफ देम जिसके लिए ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। आपको पता है जब आपको किसी फ्रूट को आर्टिफिशियली राइपन करना है तो हम उसमें कैल्शियम कार्बाइड का सिक्रेशन करते हैं या गैशियस हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उनकी राइपनिंग के लिए, है ना। तो इसमें बोला गया कि कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है उसे गैसियस हार्मोन यानी कि राइपनिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करना चाहिए इथाइलिन, तभी तो वो उनकी राइपनिंग करवा पाएगा, है ना। द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क इज रिच इन। जो हमारा कर्ड काम करता है, जो हमारा LAB है यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जब वो मिल्क पे काम करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है तो उसमें क्या चीज में रिचमेंट आ जाती है, तो विटामिन B12 जिसको एस्ट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, कोबालामीन, ये हमारा कर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें सजेस्ट भी किया जाता है कि हमें कर्ड को कंज्यूम करना चाहिए। म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, म्यूरामिक एसिड किसका फीचर है, ये फीचर है एल्गी का, और यहाँ पे एल्गी आपको कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इन्हीं के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरामिक एसिड, इनकी सेल वॉल के अंदर म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। Select the incorrect statement in reference to Krebs cycle। आपसे Krebs cycle के बारे में पूछा गया, incorrect statement आपको select करनी है। The cycle start with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid। भैया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है हमारी Krebs साइकिल के अंदर, एंड देन वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है ना। पायरुविक एसिड से तो एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तो यही हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनेट। जब सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बनेगा तो GTP यूज होता है, ये बात सही है। एट वन पॉइंट इन द साइकिल FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH, बिल्कुल सही बात है, जब हमारा फ्यूमिरेट बनता है। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव है 3 पॉइंट इन द साइकिल, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पर NAD पॉजिटिव को रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Which of the following is not a measure for soil conservation in modern time? अरे ऑब्वियस सी बात है, ट्रेसिंग हम यूज करते हैं, वाइन ब्रेक यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन होगा, जूम कल्टीवेशन नहीं होगा, ठीक है। मॉडर्न टाइम में जूम कल्टीवेशन जैसा कोई भी एक्टिविटी अभी ऑब्जर्व नहीं होता, और जूम कल्टीवेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। जूम कल्टीवेशन आपको पता है क्या होता है, जिसमें हम लोग मतलब जूम कल्टीवेशन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की एक्टिविटी है और ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीसीज इन इंडिया इज। एलियन वीड स्पीसीज आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैरेट ग्रास हमारी क्या है कि एलियन वीड स्पीसीज है। देन आपको एक सीक्वेंस दी हुई है 3' GT, यहाँ पे पायरमिडीन प्यूरिन AC 5' एंड देन 5' से सीक्वेंस दिया CAA प्यूरिन पायरमिडीन TG इन दिस रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम। तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, GT, कोई भी पायरमिडीन हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पायरमिडीन हो गया, हम यहाँ पे पायरमिडीन को GT ही मान लेते हैं, ठीक है। प्यूरिन हो गया, तो प्यूरिन मान लीजिए हमने यहाँ से मान लिया AAC, ये सीक्वेंस आपको दी हुई है, और ये सीक्वेंस कैसी है 3' 5', 5' 3' में सीक्वेंस दी हुई है, तो हमें क्या दिया हुआ है CAA और ये गए TTG, ठीक है। ये सीक्वेंस दी हुई है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, हमें पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हिंद सेकेंड की हमारी साइट है GTTAAC। इसको चाहे आप 3' 5' रीड करो, चाहे 5' टू 3' रीड करो, सीक्वेंस हमारा सेम रहने वाला है, CAATTG या GTTAAC, यस, ठीक है। तो हिंद सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड बाय, इकोलॉजी इक्विवेलेंट है मतलब अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। देखो इकोलॉजी की बात करिए, इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ना दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अगर वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट है लेकिन उनकी इकोलॉजिकल हैबिट्स बहुत सेम है, वो इकोलॉजिकल निश उनका सिमिलर है, तो हम कहते हैं कि वो इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज है या इक्विवेलेंट पॉपुलेशन है ना। तो यही हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको जंक्शंस दिए हुए हैं, ऑक्यूलेटिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शंस, एडहेरेंट जंक्शंस, तो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। टाइट जंक्शन की जब आप बात करते हैं, टाइट जंक्शन हमारा क्या है, ये एक टाइप का ऑक्यूलेटिंग जंक्शन है और ऑक्यूलेटिंग आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो फर्स्ट जाएगा सेकंड के लिए। बेल्ट डेस्मोसोम, बेल्ट डेस्मोसोम्स अडहेरेंट में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हम इसे जाएंगे जोनुला अडहेरेंट की तरफ। स्पोर डेस्मोसोम ये भी अडहेरेंस में हेल्प करता है बट इसे हम लोग स्पोर डेस्मोसोम्स को मैक्यूला अडहेरेंस बोलते हैं। और गैप जंक्शन आपको पता है ये कम्युनिकेशन क्या एक मेथड है, सेल टू सेल कनेक्शन कराता है और इसमें सेल अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है। जैसे प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है वैसे एनिमल सेल में गैप जंक्शंस होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल आयंस एंड वाटर कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस गैप जंक्शंस, तो ये एक तरीके से कम्युनिकेट कराता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए का हो गया सेकेंड, बेल्ट डेस्मोसोम्स हो गया जोनुला अडहेरेंस 4 एंड स्पोर डेस्मोसोम्स हो गया मैक्यूला अडहेरेंस यानी कि 1, गैप जंक्शन हो गया 3। तो अभी आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ 1 3, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। Which tissue is not a result of redifferentiation, यानी कि redifferentiation से कौन सा टिश्यू नहीं बनता, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, कॉक, फैलोजन हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी कौन सी नहीं है, माइक्रोबॉडी में पैरोक्सिसोम आता है, सफेरोसोम्स भी आते हैं, ग्लाइक्सोसोम्स आता है, सेंट्रोसोम्स माइक्रोबॉडी में नहीं आता। ब्रैंकियोस्टोमा हैज, ब्रैंकियोस्टोमा के पास आपको कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। आपको एक्सोस्केलेटल देखने को मिलेगा, गोनाडक्ट है, हार्ट है, कलरलेस ब्लड है, क्या देखने को मिलेगा। तो ना तो ब्रैंकियोस्टोमा में किसी तरीके का एक्सोस्केलेटन होता है, गोनाडक्ट भी इनमें नहीं होती, हार्ट नहीं होता, कलरलेस ब्लड देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ह्यूमन क्लोक जीन वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली ह्यूमन क्लोक डिस्कवर्ड की थी हमारी युंग हुई फू ने, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इन क्रस्टेशियंस मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनेक्डाइटिक साइकिल, एनेक्डाइसिस साइकिल, ठीक है। तो इनक्रस्टेशन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनेक्डाइसिस साइकिल, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो हम इसे स्किप करते हैं, हम इसे कभी फिर डिस्कस करेंगे। यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट वन, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। लैरिनेक्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट, यस लैरिनेक्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट, ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन हो रहा है या आउट हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि साउंड प्रोडक्शन कब हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं। Croup is a disease of the reproductive tract, no. Lung pin prick condition is a immunological disease, ये सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, डी सही हो जाता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। The number of category of ecosystem service as defined in MIA 2005 is, ओके आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, आई एम नॉट श्योर गाइस, सो मेक श्योर आप आंसर की को विजिट करें क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है कि मिया 2005 में कितने नंबर ऑफ इकोसिस्टम सर्विस आते हैं, सो मेक श्योर आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना।
जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग। अच्छा, इसमें बोला जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स मतलब जो डिफरेंट प्लांट से हमारे आ रहे हैं, और जो डिफरेंट प्लांट से हो रहा है मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन किस में आता है? क्रॉस पॉलिनेशन आता है हमारा जीनोगैमी के अंदर, ठीक है। कैस्मोगैमी का हो, जिटानोगैमी का हो, क्लस्टोगैमी का हो, इसमें जेनेटिकली सेम प्लांट होता है। इन तीनों कंडीशन के अंदर सेम प्लांट होता है। तो जीनोगैमी ही है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स के लिए। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? देखो, राइबोजाइम्स क्या है आपको पता है, जो आरएनए होता है उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, वो एंजाइम की तरह भी काम करता है और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो राइबोजाइम्स हमारा प्रोटीनियस नहीं होता, तो ये क्या है? नॉन प्रोटीनियस बायोकैटालिस्ट होते हैं। उसी आरएनए की हम बात कर रहे हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। सो इट इज नॉन प्रोटीनियस बायोकैटालिस्ट। ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। प्रेडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। प्रेडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। प्रेडेटर अगर रहता है तो प्रे की पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखता है, ठीक है। और इट मे भी पॉसिबल है कि जो एक प्रेडेटर है वो मल्टीपल प्रे को कंज्यूम कर रहा है ना। तो एक तरीके से वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकता है, मान सकते हैं हम लोग इसको। लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा है तो अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे होगी? अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ग्रोथ भी लिमिटेड होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा हो जाता है गलत। ऑल प्लांट शो सीड डोरमेंसी। सभी प्लांट सीड डोरमेंसी शो नहीं करते। द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। नहीं, जो स्पीसीज इन्वेड कर रही है बेयर एरिया को, क्लाइमेक्स नहीं होती, वो पाइनोर स्पीसीज होती है, ठीक है। ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? सपोज अ जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। एक जीन है, उसमें ये पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट है। आपने सीक्वेंस देख लिया, ओके, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। देन हमसे कहा गया है सीक्वेंस ये है, द टॉप स्ट्रैंड इज सेंस स्ट्रैंड। उन्होंने कहा है कि ये वाला जो है ये सेंस स्ट्रैंड है। अगर ये सेंस है तो ये एंटी सेंस है ना, ये एंटी स्ट्रैंड है। तो इन्होंने बोला गया है कोड फॉर अ एमआरएनए, और सेंस किस लिए कोड करेगा? एमआरएनए के लिए, ठीक है। Which of the following would be the sequence of corresponding segment of antisense RNA की corresponding sequence क्या होगी? देखो, पहली बात तो इसने हमसे आरएनए के लिए पूछा है, तो आपने ध्यान रखना है टी नहीं होगा, वहां पर यू प्रेजेंट होगा, यूरासिल होगा, थायमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा, ठीक है। दूसरा, इसने सारे के सारे 5 प्राइम 3 प्राइम के कंटेक्स्ट में दी है, तो आपको जो सीक्वेंस बतानी है 5 प्राइम 3 प्राइम के कंटेक्स्ट में बतानी है, ठीक है। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये सीक्वेंस जो होगी हमारा एंटीसेंस, इसने पूछा एंटीसेंस आरएनए के सीक्वेंस क्या होगी, तो एंटीसेंस आरएनए का सीक्वेंस हमारा यही होगा, बट 5 प्राइम 3 प्राइम के कंटेक्स्ट में होगा, एंटीसेंस तो हमारा यही है। तो ऑब्वियसली बात है, 5 प्राइम 3 प्राइम कंटेक्स्ट में देख लीजिए, जी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 5 प्राइम के कंटेक्स्ट में है ना, तो जी कहाँ पे दिया हुआ है, जी देन सी जी, यस, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 यहां से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन द रेफरेंस टू द जेनेटिक कोड। देयर आर 64 कोडोन। सही बात है, 64 कोडोन है, कितने के लिए? 20 अमीनो एसिड्स के लिए हमारे पास 64 कोडोन है। द कोडोन AUG हैज ड्यूअल फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। कोडोन AUG एक स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है, ठीक है, और ये मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है। अगर ये AUG हमारा स्टार्ट कोडोन के लिए काम कर रहा है तो ये मेथियोनिन के लिए कोड नहीं करेगा। अगर ये बीच में सीक्वेंस में कहीं प्रेजेंट है तो वहां पे मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। तो इसके पास 2 फंक्शन हो गए, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय सेपरेट कोडोन, ये तो बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत हो जाता है। 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है।
द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डेट्रिटस फूड चेन। देखो फूड चेन चाहे आपकी डेट्रिटस हो चाहे आपकी ग्रेजिंग फूड चेन हो, अगर ऑप्शन में आपको सन दिया हुआ है तो आप सन के लिए ही जाओगे, डजेंट मैटर चाहे वो फूड चेन डेट्रिटस फूड चेन है चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन है। तो ऑप्शन में आपको सिंपली सन दिया हुआ, आप सन के लिए जाओगे। लेकिन अगर इन्होंने सन नहीं दिया होता तब आप देखते कि डेट्रिटस फूड चेन कहाँ से आपका शुरू हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका डेडवुड से हम लोग शुरू कर सकते थे, राइट। तो डेट्रिटस फूड चेन हो चाहे ग्रेजिंग फूड चेन हो, अल्टीमेट सोर्स के लिए अगर पूछा गया है तो सन ही आएगा, क्योंकि इन द लास्ट इस प्लेनेट के लिए सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है, हमारा सन है। सो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन। आपका एचटेट 2021 का ये पीजीटी बायोलॉजी का पेपर था। अगर आप चाहें तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। सो अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।